सोलर कांस्टेंट। बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिख लीजिए बच्चों, सोलर कांस्टेंट। कर लेंगे थोड़ा सा। सोलर कांस्टेंट टॉपिक लिख लेंगे सभी बच्चे। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये जो है तो सन है, दिस इज सन। ठीक है, सन का जो रेडियस है वो मानते हैं बच्चों हम लोग कितना है, कैपिटल आर, एंड इट इज एट टी केल्विन टेम्परेचर। एंड ये है अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट का रेडियस है वो बच्चों हमने मान लिया स्मॉल आर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ हमने जूम कर लिया आर ई। आर ई इक्वल्स टू क्या जूम किया, रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सन, एंड स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब बच्चों अगर सन टी टेम्परेचर पे है तो सन क्या करेगा, सन तो एनर्जी रेडिएट करेगा और हर एक डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट करेगा। इधर भी एनर्जी रेडिएट करेगा, इन सभी डायरेक्शन में सन क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या मिल रहा है, अर्थ को मिल रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे अर्थ को मिलेगा। दिस इज अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है, आर ई। अब देखिए यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग स्टीफेंस लॉ लगाएं तो स्टीफन ने क्या बताया था, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम स्टीफेंस लॉ। फ्रॉम स्टीफेंस लॉ क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय सन, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय सन विल बी, कितना हो जाएगा। कल मैं आपको बताया था ना बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, और यहां से हम बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम विच इज रेडिएटेड बाय सन, रेडिएटेड बाय, हाँ बोलिए, सिग्मा ए टी रेज टू 4, एरिया आकर के इधर मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों, जो सन जो है ना वो अपने पूरे एरिया से एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो सन का अगर रेडियस आर है तो सन का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी रेज टू 4, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सन, दिस आर इज रेडियस ऑफ सन। इसका नाम हम लोग आर एस देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आर एस इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ सन। ठीक है, तो पी इमिटेड बाई सन कितना हो गया, पी एमिटेड बाई सन, पी एमिटेड बाई सन इक्वल टू गया सिग्मा 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इनटू टी रेज टू। ओके, अब देखो बच्चों, सन ने तो इतना पावर क्या किया, रेडिएट किया पर यूनिट टाइम। पावर पर यूनिट टाइम ही होता है। अब हम बात करेंगे कि अर्थ जो है वो कितना रिसीव कर रहा है। ठीक है, अर्थ जो है वो कितना रिसीव कर रहा है। तो अर्थ कितना रिसीव कर रहा है उससे पहले हम फाइंड करेंगे। देखिए, जो सन का जो एनर्जी है, आप देखिएगा तो जैसे जैसे डिस्टेंस दूर बढ़ते जाएगा उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। तो इंटेंसिटी एट डिस्टेंस
स्मॉल आर की बात करेंगे बच्चों, किसी को मालूम है, कोई बताएगा इंटेंसिटी क्या होता है? एनीवन? एनीवन? देखिए इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है बच्चों एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है। अब देखिए जितना ही नजदीक हम लोग सन के रहेंगे, सन के जितना ही नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा अपने को हीट रिसीव होगा। ठीक है ना? जैसे कि आप डिफरेंट प्लैनेट्स की बात कर लेंगे, सन पे आज तक कुछ भी क्यों नहीं लैंड कर पाया? क्योंकि सन के नजदीक टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसके नजदीक जाने के बाद क्या होगा? बर्न हो जाए। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आप टुवार्ड्स सन बढ़ते जाएगा इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। इंटेंसिटी क्यों बढ़ रहा है आप खुद सोचिए कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, इतना एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट जो कर रहा है, आप खुद सोचिए यहाँ पे इस आर वाले स्फीयर को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर बनाए तो वो स्फीयर कौन सा होगा? इतना छोटा स्फीयर होगा। उतना छोटे एरिया को इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है। तो हम अभी बात कर रहे हैं क्या कि अर्थ के ऑर्बिट के पास पर यूनिट एरिया सन कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया रिसीव्ड नियर अर्थ सरफेस, एनर्जी received near earth surface per unit एरिया विल बी कितना? अब देखिए टोटल एनर्जी कितना इमिट किया है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यानी पी एमिटेड पर यूनिट एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सन ने एमिट किया था बच्चों, सन ने एमिट किया था सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4। सन ने एमिट किया था कितना? सिग्मा इंटू 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 होल डिवाइडेड बाई। अब ये वाला पूरा एरिया ये रिसीव करेगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो सन ने जो भी एनर्जी रेडिएट किया है उसमें अर्थ तो कुछ ही पार्ट रिसीव कर रहा है ना। अगर यहाँ पे कंप्लीट ऐसा स्फीयर बना करके सन को हम कवर कर दें तो ये कंप्लीट एरिया मिल करके वो टोटल एनर्जी क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो यूनिट एरिया कितना एनर्जी रिसीव करेगा? तो एनर्जी रेडिएटेड बाय सन डिवाइडेड बाय दिस वाला एरिया, इस वाले बड़े वाले स्फीयर का एरिया। तो बड़े वाले स्फीयर के एरिया से नीचे डिवाइड कर देंगे तो बड़े वाले स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एवरीवन आया ना? इस समझ में आया क्या आपको? यस सर। इसी को बच्चों बोला जाता है सोलर कांस्टेंट, इसी को बोला जाता है सोलर कांस्टेंट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, सिग्मा टी रेज टू 4 रेडियस ऑफ सन बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, रेडियस ऑफ सन बाय रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट का स्क्वायर। दिस इज पी एमिटेड पर यूनिट एरिया या पावर रिसीव्ड। इसको आप बोल सकते हैं क्या? इसको आप बोल सकते हैं पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, पावर रिसीव्ड per unit area near earth surface। अब ये तो पावर रिसीव पर यूनिट एरिया हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि पर यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट एरिया उतना पावर अगर है तो अर्थ जो है बच्चों अब कितना एनर्जी रिसीव कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो फाइंडिंग total energy received by earth per unit time। यूनिट टाइम में अर्थ ने जो है सो टोटल कितना एनर्जी रिसीव किया है, अब ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको फाइंड करने से पहले जरा समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा ये डायग्राम में बनाकर दिखा रहा हूं आपको, शायद इससे क्लियर हो जाए अच्छे से। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हो गया बच्चों अर्थ, और बीम ऑफ सनलाइट ऐसे आ रहा है। ये अर्थ है और
बीम ऑफ सनलाइट जो है ना बच्चों, वो ऐसे अर्थ पे आकर के गिर रहा है, ऐसे बीम ऑफ सनलाइट आकर गिर रहा है। या फिर और बड़ा बीम ऑफ सनलाइट अगर बनाइएगा आप, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे इधर से बीम ऑफ सनलाइट आकर के गिर रहा है। ठीक है, अगर बच्चों इधर हम एक स्क्रीन लगा दें, इधर हम एक स्क्रीन लगा दें, तो उस स्क्रीन पे आपको एक शैडो बनता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो शैडो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, वो जो शैडो स्क्रीन पे बनेगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। यहां तक तो लाइट आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट से भी लाइट क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन बीच वाला ये वाला जो पार्ट रहेगा बच्चों, ये क्या रहेगा, ये वाला पार्ट डार्क बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस आएगा। ये सबको फील हो रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? हो रहा है। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए इधर से सन का लाइट आ रहा है, इधर से क्या आ रहा था, इधर से आ रहा था सनलाइट, या सन का एनर्जी इधर से आ रहा था, और बीच में ये अर्थ हो गया। अर्थ ने इतना एनर्जी रिसीव कर लिया है और रिमेनिंग एनर्जी इधर की तरफ चला गया है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सनलाइट का जो इंटेंसिटी था, देखिए सनलाइट का बच्चों हमने इंटेंसिटी अभी कैलकुलेट किया था, वो इंटेंसिटी कितना आया था, वो इंटेंसिटी देखिए कितना आया था सनलाइट का। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट था कितना, ये वाला वैल्यू, सिग्मा T⁴ RS² R। तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट था, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट सिग्मा T⁴ RS/r का स्क्वायर, इतना आया था। दिस वाज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अब हम बात करना चाहते हैं कि अर्थ ने कितना टोटल एनर्जी रिसीव किया। तो अर्थ का ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट को रोक रहा है। तो कितना एरिया में आके सनलाइट रुका है, अगर रेडियस ऑफ अर्थ RS है तो? चलिए बताइए, एनीवन? अर्थ का कितना एरिया जो है वो सनलाइट को रोका है, अगर रेडियस ऑफ अर्थ RE है तो? रेडियस ऑफ अर्थ इज RE। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जो शैडो का एरिया होगा उतना एरिया में लाइट रुका है, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है ना बच्चों? हाँ ना बताते चलिए। यहाँ पे जो शैडो का एरिया हाँ स्क्रीन पे सर। उतना एरिया में लाइट रुकेगा। तो शैडो का एरिया क्या होगा, ये रेडियस कितना होगा, दिस रेडियस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सन। और स्क्वायर। वेरी गुड, शैडो तो सर्कुलर बनेगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 4πr² ले लेंगे, स्फीयर का पूरा एरिया। नहीं, स्फीयर का पूरा एरिया नहीं लेना है, वी हैव टू टेक ओनली प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर, एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ। यहाँ पे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2πr सिग्मा T⁴ रेडियस ऑफ सन बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर इनटू पाई इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, गलती से लिख दिया। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? हाँ ना? हाँ सर। क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, तो ये हो गया, ये बच्चों हो गया क्या, दिस इज एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नहीं, टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट टाइम। एवरीवन हाँ ना? और जितना ही ज्यादा ये वैल्यू किसी प्लैनेट के लिए होगा, उतना ही ज्यादा उस प्लैनेट को क्या मिल रहा होगा, सन का लाइट मिल रहा होगा। ठीक है ना बच्चों? ये वाला पार्ट जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं मिटा दूंगा। ये वाला पार्ट आपके फाइनल पेपर में नहीं आ पाएगा, पीडीएफ पे नहीं प्रिंट हो पाएगा। ओके, हाँ ना बता देंगे सही बच्चे। ठीक है, मिटा दे बच्चे। हाँ सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड
बाई अर्थ, कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा टी रेज टू 4 रेडियस ऑफ सन बाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखो बच्चों, इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिव पावर क्या होता है, तो पढ़ा मैं आपको पहले से दिया हूं, ये नाम नहीं बताया। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। यानी जो स्टीफेंस लॉ में हम देख रहे थे ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही क्या होता है, यही होता है इमिसिव पावर। ये नोट कर लीजिए, इमिसिव पावर। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों सन से, तो सन से जो एनर्जी बाहर आ रहा है उसमें गामा रेज भी है, उसमें एक्स रेज भी है, उसमें अल्ट्रा वायलेट भी है, इसमें विजिबल भी है, इसमें इंफ्रारेड भी है, इसमें रेडियो वेव भी है, सारे के सारे वेवलेंथ इसमें इन्वॉल्व है। जो सन से बाहर आ रहा है रेडिएशन, उसमें सारे के सारे वेवलेंथ इन्वॉल्व है। यानी हम बोल सकते हैं कि सन से जो भी रेडिएशन बाहर आ रहा है उसमें 0 टू इनफाइनाइट सभी वेवलेंथ इन्वॉल्व है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना एनर्जी आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, तो इसमें लिखिए इफ वी कंसीडर इमिशन ऑफ emission of a particular wavelength, if we consider emission of a particular wavelength instead of all wavelength emitted from a surface, then such emissive power is called spectral emissive power. Then such emissive power is called spectral emissive power. Spectral emissive power. Everyone, is it clear? अगर सिर्फ हम कुछ ही वेवलेंथ को कंसीडर करें, जैसे देखो सन से क्या था, सन से हर एक कलर का वेवलेंथ आ रहा था। अगर मैं बोलूं कि अपने को सिर्फ चेक करना है कि 4000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ का कितना एनर्जी आ रहा है, सन से तो 0 से इनफिनिट सभी आ रहे हैं और सभी कुछ ना कुछ एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 4000 एंगस्ट्रॉन का जो रेडिएशन है वो कितना टोटल एनर्जी एमिट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं कि 200 एंगस्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो टोटल कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ 200 एंगस्ट्रॉन। यानी हम अब क्या बोल सकते हैं बच्चों, एमिसिव पावर इक्वल्स टू समेशन ऑफ समेशन ऑफ ऑल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। जितने भी स्पेक्ट्रल, जितने भी छोटे छोटे वेवलेंथ हैं, सभी के एनर्जी को हम ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को एमिसिव पावर मिल जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, हाँ या ना बता देंगे अच्छे से। यस सर। एवरीवन हाँ ना, ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एमिसिव पावर equals to integration of 0 to infinite E lambda into D lambda. E lambda is spectral emissive power. This is a spectral emissive. Sir, E lambda, D lambda. हाँ, E lambda into D lambda. So फिर D is lambda square भी हो सकता नहीं होगा? नहीं D lambda नहीं, वो तो इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं ना।
इंटीग्रेशन के लिए जो यूज करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो कि जनरली डीएक्स यूज होता है, इंटीग्रेशन के लिए जनरली डीएक्स यूज होता है ना, यहाँ पे लैम्डा के Yes, टर्म में sir. इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी लैम्डा यहाँ पे लिखे हैं। Yes, sir. ठीक है, एक और पॉइंट Yes, ध्यान sir. रखना, एक और नोट देके याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आपको स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मिलेगा टर्म, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी एंड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोथ आर सेम टर्म। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर and spectral intensity both are same term. Spectral emissive power or spectral intensity both are same term. Okay, everyone, hi Anna. Yes, sir. Very good. अब देखिए, मतलब अभी तक अपने को जो भी मिला, क्या मिला, अभी तक हमने पढ़ा एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर इक्वल टू क्या था, दिस वाज इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा इनटू डी लैम्डा। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का जितना भी वैल्यू था सबको को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, एमिसिव पावर मिल जाएगा। ये एमिसिव पावर क्या था, ये था एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और स्टीफन ने क्या बताया था कि ये वैल्यू होता है सिग्मा टी रेज़ टू। तो अभी तक का नटसेल में रेडिएशन यही हमने पढ़ा है, ठीक है ना। आप ध्यान से लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। ओके एवरीवन, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। इसमें बच्चों आप लोग को एक कर्व याद रखना पड़ेगा। कर्व मैं बना देता हूं क्योंकि इस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर, ठीक है। ये वाला कर्व खासतौर पे एडवांस में तो 2-3 बार क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया ही है, ठीक है। तो बस एक कर्व ध्यान रखिए, बाकी तो मैं समझा ही दूंगा। टॉपिक सबको लिख ले, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ये वाला टॉपिक लिख लीजिए। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम टॉपिक लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ओके, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए y एक्सिस पे हमने क्या रखा है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी रखा है, और x एक्सिस पे क्या रखा है, टेम्परेचर रखा है। और कर्व अगर बच्चों प्लॉट किया आता है तो वो कर्व जो है ना वो कुछ ऐसा आता है, कर्व जो है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये कर्व बना लीजिएगा। कर्व क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए कि ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, ठीक है। तो कर्व क्या बोलता है कि पीक वैल्यू जो मिल रहा है ना, पीक वैल्यू का नाम हमने क्या दिया, पीक वैल्यू का नाम हमने दे दिया बच्चों ई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज ई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू इन केस 1, दिस इज ई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू इन केस 2, दिस इज ई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू इन केस 2। इधर ई लैम्डा था, दिस इज ई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू इन केस 3। अब यहाँ पे आपको एक और टर्म कंफ्यूजन कर सकता है क्या कि ई लैम्डा का मैक्स हम क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज ई लैम्डा मैक्स। तो देखो ई लैम्डा तो अपने को मालूम है ना, ई लैम्डा क्या था, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी था। जैसे 0 से लेकर के इनफिनाइट तक बहुत सारे वेवलेंथ थे, सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ जो कंट्रीब्यूशन था उसका हमने नाम क्या लिया, ई लैम्डा। और 0 से इनफिनाइट में सबसे ज्यादा जिस वेवलेंथ ने बच्चों कंट्रीब्यूट किया उसको हम क्या लिखेंगे, ई लैम्डा मैक्स। क्लियर। 0 से, जैसे मान लो कि एक कहीं पे फंक्शन हो रहा है, एक फंक्शन में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबने क्या किया, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, जितने भी लोग हैं सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए। तो इसने भी ई लैम्डा कंट्रीब्यूट किया अपने अकॉर्डिंग, इसने कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया। अब इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना उसके लिए क्या यूज करेंगे, ई लैम्डा मैक्स। ओके एवरीवन। यस सर। आना, हाँ सर। 0 से infinite तक all wavelengths are contributing in radiation and contribution of each wavelength is called spectral emissive power, spectral emissive power। और उसी में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए लिखेंगे क्या, ई लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज फॉर दैट वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बच्चों एक चीज थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, इधर वाला जो ग्राफ था ना, ये टेम्परेचर के रिगार्डिंग नहीं था, ये वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। ये वेवलेंथ इधर की तरफ ये लैम्डा, तो ये लैम्डा m1, दिस इज लैम्डा m2, दिस इज लैम्डा m3। इधर की तरफ वेवलेंथ लिया है, इधर की तरफ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी है, T1 T2 T3, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए T3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद T2 है, उसके बाद T1 है। तो पहले ये वाला ग्राफ सही बच्चे नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पूरा विंग्स लॉ इसी में बेस्ड है। ओके, नोट होने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब इसमें लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, द पर्टिकुलर वेवलेंथ along which the particular wavelength along which the particular wavelength along which spectral intensity becomes maximum is called, या is denoted by lambda m। यानी जिस वेवलेंथ पे बच्चों, देखो यहाँ पे डायग्राम देखिए, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी किस वाले पे आया था, लैम्डा m1 पे आया था, तो इसको लैम्डा m1 से डिनोट कर दिए। इस वाले वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है T2 टेम्परेचर पे, इसको लैम्डा m से डिनोट कर रहे हैं। इस वाले वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है T3 टेम्परेचर पे, तो इसको हम भी लैम्डा m से डिनोट कर रहे हैं। तो लैम्डा m क्या है, लैम्डा m इज दैट वेवलेंथ फॉर व्हिच स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट, एज टेम्परेचर increases, peak of curve shifts itself towards लेफ्ट। जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कर्व का जो पीक है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। जैसे देखो T1 से ज्यादा T2 था, तो T2 का जो मैक्सिमम जो वैल्यू था वो कहाँ आ गया है, T1 के लेफ्ट में है। T2 से भी ज्यादा T3 था, तो इसका जो मैक्सिमम है इससे भी लेफ्ट में आ रहा है। यानी जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा m का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, with increase in temperature lambda m decreases। with increase in temperature lambda m decreases। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, lambda m डिक्रीज कर रहा है। with increase in temperature lambda m decreases। ओके, और यही क्या है बच्चों, यही है बच्चों विन्स लॉ। दिस इज Wien's law, WINS, this is Wien's law। Wien's law क्या है, Wien's law क्या है बच्चों, तो Wien's law बोलता है कि lambda m is inversely proportional to temperature। lambda m is inversely proportional to temperature। This implies lambda m equals to एक कांस्टेंट आएगा by T। जो कांस्टेंट यहाँ पे आया है B, इसको बोलते हैं Wien's कांस्टेंट। दिस इज Wien's कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी बच्चों आपको याद नहीं रखना है, चाहिए तो आप लिख लीजिए। इसका वैल्यू होता है 2.9 इंटू 10⁻³ 2.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर केल्विन। लेकिन आपको इसका वैल्यू याद नहीं करना है, बस ये वाला रिलेशन याद रखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कर्व जो है खुद को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है। देखो फिर से ध्यान दे दीजिए इस वाले पूरे कर्व पे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते गए, कर्व का जो पिक है वो कहाँ शिफ्ट होते गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते गया, और पिक का वैल्यू भी इंक्रीज होते गया। जब कर्व का पिक लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा m का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो यानी क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज मींस लॉ। इस पे बच्चों 2 बार तो आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, जेईई एडवांस में, ठीक है, नीट में तो ना जाने कितना बार आया होगा। तो ये हो गया बच्चों अपना यहाँ तक का पूरा पार्ट कंप्लीट। अब चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ये सबका नोट हो गया क्या एवरीवन? हाँ ना बता दीजिए। Yes, sir. हाँ, यस ओके, सर। तो यहाँ तक अपना ये बच्चों रेडिएशन का पार्ट हो गया। रेडिएशन यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। एक और लॉ लिख लीजिए, आखिरी बस एक लाइन लिख लीजिए, वो आपका काफी हो जाएगा। देखिए क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स ने क्या बोला था, गुड एमीटर इज गुड एब्जॉर्प्शन, गुड एमीटर इज गुड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर मतलब जो हीट को क्या करे, अपने पास रखे, एब्जॉर्ब करने वाला, ऑब्जॉर्बर। ऑब्जॉर्बर और एब्जॉर्बर में डिफरेंस है, ठीक है। एब्जॉर्बर यहाँ पे छोटा हमारा, गुड एमिटर एक गुड एब्जॉर्बर। अब देखिए मतलब ये क्या हो रहा है कि जितना ही ज्यादा एमिसिव पावर होगा किसी बॉडी का, एमिसिव पावर जितना ही अच्छा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव पावर। जैसे आप बात कीजिए किसकी, आयरन की। आयरन को जितना ही जल्दी हम गर्म करेंगे उतना ही जल्दी वो क्या होगा, ठंडा भी होगा। जबकि आप बात कीजिए पानी की, तो पानी को गर्म होने में टाइम लगता है और उसको ठंडा होने में भी क्या होता है, टाइम लगता है। तो जितना ही तेजी से कोई बॉडी हीट रिसीव करता है उतना ही तेजी से वो बॉडी क्या करता है, हीट को रिलीज भी करता है। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे बच्चों आपका रेडिएशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ या ना बता देंगे सही बच्चे, रेज योर हैंड। हाँ सर। तो रेडिएशन का पूरा जो स्टोरी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। रेडिएशन का स्टोरी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टीफन के पास से स्टार्ट किया था। स्टीफन ने क्या बताया था, स्टीफन ने बताया था एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। यहाँ से क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू सिग्मा T⁴, एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू सिग्मा A T⁴। दिस इज कॉल्ड P emitted, P emitted equals to sigma A T⁴। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। सुनते चलिए बच्चों, कहानी की तरह सुनते चलिए। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। फॉर एनी जनरल बॉडी V emitted equals to sigma A E T⁴, where E is called emissivity and E is 1 for black body and between 0 and 1 for any general body। इसके बाद स्टीफन को मिला था उसका दोस्त बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी ऐड कर देंगे तो अपना रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। तो फिर ये पूरा रिलेशन मॉडिफाई हो गया था। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू या इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ minus T⁴, T⁴ minus T⁴, where Ts is temperature of surrounding। तो energy radiated per unit area per unit time equals to sigma T⁴ minus T⁴, energy radiated per unit time equals to sigma A T⁴ minus T⁴, P radiated equals to sigma A T⁴ minus T⁴। This formula is applicable only for black body। for any general body क्या हो जाएगा, P emitted equals to या P radiated equals to sigma A E T⁴ minus T⁴। सही बच्चे, हाँ ना बताते चलेंगे। यहाँ से स्टीफन और बोल्ट्जमैन दोनों का लॉ क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, फिर कौन आया, फिर आया न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया, इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, वेरी लेस है कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, देन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो था वो क्या था, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। बीच में बच्चों एक तो चीज मैं मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया देख लीजिए। बोल्ट्जमैन का जो लॉ आया था ना, क्या आया था, P emitted equals to sigma A E T⁴ minus T⁴। तो P emitted क्या था, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t इक्वल्स टू सिग्मा A E T⁴ minus T⁴। तो d थीटा बाय dt इक्वल्स टू सिग्मा A E बाय ms T⁴ minus T⁴। दिस इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए एक माइनस साइन हम लोग लगाते हैं। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर का इतना बड़ा अपने को टर्म मिला। अब इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आया। न्यूटन ने क्या बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, देन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। और इसने क्या बताया था कि व्हाइल यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जब भी चेक कीजिएगा तो हर एक टेम्परेचर केल्विन में रख करके चेक कीजिएगा। इसके बाद एक बड़ा सा फॉर्मूला बताया था, बोला था आप उस फॉर्मूला को रट लीजिएगा। थीटा फाइनल इक्वल्स टू थीटा सराउंडिंग प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा सराउंडिंग
e raised to minus kt। सिर्फ इस वाले फॉर्मूला को रटना है, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसके बाद एक कूलिंग कर्व बताया था। कूलिंग कर्व कैसा था? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग था, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कभी भी सराउंडिंग से कम नहीं हो सकता है। इसलिए नीचे वाला जो लाइन था, जो एसिम्पटोड आ रहा था कूलिंग कर्व का, वो कैसा आ रहा था? नीचे वाला लाइन यहाँ पे थीटा एस आ रहा था और कूलिंग कर्व जो है सो ऐसे आ रहा था। ठीक है, उसका मैं आपको क्या बताया था? उसका मैं आपको बताया था बच्चों अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एंड वो क्या था? फॉर्मूला θ1 माइनस θ2 बाई t इक्वल्स टू k इनटू θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θs। ये वाला फॉर्मूला था। इस वाले पे हमने न्यूमेरिकल भी आपको सोल्व करवाया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। फिर मैं आपको क्या बताया था कि कोई भी बॉडी है, अगर उसको क्यू एनर्जी मिल रहा है तो उस एनर्जी के साथ 3 वर्क कर सकता है। इट कैन ऑब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ एनर्जी, इट कैन ट्रांसमिट सम पार्ट ऑफ एनर्जी एंड इट कैन रिफ्लेक्ट सम पार्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अपने को 3 टर्म क्या क्या मिला था? यहाँ पे अपने को 3 टर्म मिला था ए आर टी, और मैं आपको कहता था ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। ए इज ऑब्जॉर्बिव पावर, आर इज रिफ्लेक्टिव पावर, टी इज ट्रांसमिटिव पावर। ए इक्वल्स टू क्या था? ए इक्वल्स टू एनर्जी absorbed by total energy incident, R क्या था? एनर्जी रेडिएटेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट, एंड T क्या था? एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, ये हो गया था। इसके बाद में आप आज के लेक्चर में हम लोग आए हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताया हूँ? आज के लेक्चर में मैं सोलर कांस्टेंट के बारे में पहले बताया हूँ। पहले क्या बताया हूँ कि मान लीजिए सन का रेडियस कितना है? RS है, और सन का टेम्परेचर T है, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय सन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय सन कितना हो जाएगा? तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय सन विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू टेम्परेचर ऑफ सन रेज़ टू 4। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय सन बाय ये क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो सिग्मा ए टी रेज़ टू 4। ए फॉर एरिया ऑफ सन, सिग्मा 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर टी रेज़ टू 4। इतना सन टोटल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब अर्थ के पास पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी मिलेगा? तो उसको डिवाइड कर देंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर से। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अर्थ जो है सो इतना एरिया पर यूनिट, इतना एनर्जी पर यूनिट एरिया रिसीव कर रहा है। तो अर्थ टोटल कितना रिसीव करेगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ अर्थ पाई इनटू रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से। दिस इज टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ। इतना हो गया। इसके बाद में आपको क्या बताया कि जो एमिसिव पावर है वही होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होता है? तो जो एमिसिव पावर होता है इसमें 0 से इनफिनाइट तक हर एक वेवलेंथ का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। अगर सभी वेवलेंथ के एमिसिव पावर को हम ऐड कर देंगे, सभी वेवलेंथ के स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ऐड कर देंगे तो अपने को एमिसिव पावर मिलता है। फिर मैं आपको क्या बताया था ई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू किसे बोलते हैं? तो 0 से इनफिनाइट तक सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए क्या बोलेंगे? ई लैम्डा मैक्स। और उसके लिए वेवलेंथ के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? लैम्डा एम। और इसके बेसिस पे कर्व आया था जिसको हम बोले थे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, टाइम आउट हो जाएगा, जुड़ जाना, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा। इसके लिए जो कर्व आया था उसको हम क्या बोले थे? उसको हम बोले थे बच्चों ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कर्व शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? लैम्डा है। दिस इज विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंग्स ने क्या बोला? लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और लैम्डा एम इक्वल्स टू बी बाई टी, वेयर बी इज विंग्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू आपको याद रखना